अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बोलता राजस्थान की इस अति विशेष पेशकश में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे और दोनों ही डॉक्टर बन जाएं तो फिर और भी अच्छे। हम सीकर में हैं और सीकर के सामाजिक कार्यकर्ता जनाब मोहम्मद इसाक जाटू साहब के घर पे हैं। राम राम साहब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इशाक जाटू साहब ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया अपने बच्चों के जरिए कि जो बात हर मंच पर होती रही है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आला तालीम दीजिए। बेहद सौभाग्य की बात है कि इनकी गुड़िया पीसीबी प्रिंस सीकर से अध्ययन करते हुए साल 2021 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाती है और साल 2026 में उस बच्ची की एमबीबीएस पूरी हो जाती है। कक्षा 12 के साथ वो बच्ची 2021 में सेलेक्ट होती है। और अब जब हम बैठे हैं इनके घर पे तो मोहम्मद फाज जाटू जो नीट 2026 का विनर है, कक्षा 12 के साथ पहला अटेम्प्ट है, कक्षा 12 के बाद पहला अटेम्प्ट है और कक्षा 12 के साथ 513 का स्कोर किया था। यह भी विलक्षण प्रतिभा का धनी है, असाधारण प्रतिभा का धनी है मोहम्मद फाज जाटू। तो इसको बहुत बहुत बधाई। 636 स्कोर है और जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया 2700वीं रैंक है। 23-24 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं। ऑल इंडिया का एग्जाम है, पूरे भारतवर्ष में 3000 की कैटेगरी में, 2700 की कैटेगरी में 2700वीं रैंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो बहुत बहुत बधाई मोहम्मद फाज जी, थैंक यू सर। कैसा महसूस करते हैं जो स्कोर या जो रिजल्ट आपको मिला है? महसूस तो बहुत अच्छा होता है और जो हार्ड वर्क करा था वो लास्ट में पे ऑफ हो गया तो और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है। अपनी कहानी के हीरो आप हैं, फाज हैं, लेकिन आपके अलावा कौन से वो किरदार हैं जिनको इस सफलता का क्रेडिट जाना चाहिए? मेरी जो सफलता क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को और मेरी दीदी को जाना चाहिए और जो मेरे इंस्टीट्यूट था, मेरा पीसीपी था, उसके फैकल्टी को और जो मेरे एल्डर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी उनको। क्या शेड्यूल रहता है मोहम्मद फाज का? सुबह उठते थे 5 बजे, फिर पढ़ते थे, फिर लगभग 12-1 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद में पेपर का टाइम हो जाता, पेपर देने चले जाते, फिर पेपर चेक करते, उसके बाद में एक और पेपर का टाइम हो जाता, फिर वो चेक करते, फिर एक छोटा सा कभी कभी एक और रख लेते तो वो देख के फिर घर आते, फिर वापस पढ़ते, फिर अगले दिन वही रिपीट वापस। एग्ज़ाम हॉल में जब आप सोल्व कर रहे थे, उससे बाहर निकले थे, कैलकुलेशन थोड़ा लेट होता है, उससे पहले आपको क्या लग रहा था कि ये जो फाज जाटू है ये 2026 का विनर बन के निकला है, या रैंक जो आज आई है वो मान के चल रहे थे, या कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज सरकारी तो मिल ही जाएगा, क्या मान रहे थे आप? बस पेपर तो दिया थे, इतना कुछ वो लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। बस ऐसे था कि ठीक है सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे मैंने ठीक ठाक, तो इतना नहीं था कि इतनी रैंक आ जाएगी, बस ये था कि ठीक है सिलेक्शन हो सकता है अपना। अन्य जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए मोहम्मद फाज की तरह अच्छा स्कोर करने के लिए? पहला तो यही है कि हार्डवर्क करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क करना चाहिए और जो आपके टीचर्स है, जो आपके मेंटोर हैं, उनकी वो जो भी कहें कि टेस्ट दो, रिवाइज करो, उसको फॉलो करना चाहिए। और नीट की तैयारी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। रिवीजन मतलब आपको मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है, रिवीजन तो करना ही चाहिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है पीवाईक्यूज़ लगाना। पीवाईक्यू से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बाकी तो हार्डवर्क ही है, जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है वही करना चाहिए। ऊपर से आपको कब लगा कि एक साधारण घर का लड़का, एक आपके फादर हैं वो हॉस्पिटल में साधारण जॉब करते हैं, आप फाज जाटू से डॉक्टर फाज जाटू हो सकते हैं, कब लगा आपको? ये मेरे को स्टार्टिंग में तो नहीं लगा था जब तैयारी शुरू करी थी। उसके बाद में जब 12th मतलब एकदम एंड में आ गई थी तब थोड़ा लगा था कि ठीक है तैयारी अपनी अच्छी है तो अपनी गवर्नमेंट सीट तो सिक्योर कर सकते हैं, उस टाइम पे लगा था। बाकी स्टार्टिंग में तो काफ़ी डिमोटिवेट फील होता था, इतने नंबर नहीं आते थे। तो फाज की बड़ी बहन डॉक्टर निजा जाटू बेलगाम कर्नाटका से इंटर्नशिप कर रही है और कक्षा 12 के साथ वो बच्ची सेलेक्ट हो गई थी। 22 साल या 21 साल की उम्र में वो बच्ची डॉक्टर बन गई और उसको भी अपनी सफलता का क्रेडिट देते हैं।
तो निजा के बारे में बताइए, कौन सी चीज़ आपको उसकी प्रभावित करती है या उससे जो आपने खास चीज़ सीखी है वो बताइए आप। उसकी सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो क्या बोलते हैं उसे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसकी। वो मतलब उसके नंबर कम आते थे तो वो ऐसे लेके नहीं बैठती थी कभी कि नंबर कम क्यों आए। वो अगले दिन वापस जो नेक्स्ट पेपर होता है उसकी तैयारी चालू कर देती थी, अगले में और अच्छा करने की परफॉर्म करती थी। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती थी और उसकी एक तो रटने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो मेरे को इंस्पायर करती थी कि मेरी भी इतनी मतलब होनी चाहिए रटने की कैपेसिटी कि मैं चीज़ों को याद रखूं, मेरे से सिली मिस्टेक वगैरह नहीं हो। मेरे को भी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए मेरी। और मेरी बहन से मैंने जो मोटिवेशन लिया है, मेरी बहन से लिया है मैंने। मोहम्मद फाज के सपनों की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सी है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सपनों की तो एक ही होती है, वो सबकी होती है, एम्स दिल्ली होती है। उसके वहाँ तक तो आ नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी मिल रही है अच्छी मिलती है वो। तो जो भी मिलनी अच्छी मिलनी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये बच्चा जा रहा है और बहुत अच्छी रैंक के साथ जा रहा है। बहुत प्राउड की अनुभूति हो रही है आज मोहम्मद फाज जाटू और इनकी फैमिली से बात करते हुए। आगे उस किरदार से मिलाते हैं जिनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है और उनका नाम है मोहतरमा रुखसाना जाटू। बहुत बहुत बधाई मैम। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। मैं दो बच्चे, एक बेटी डॉक्टर बन गई और बेटा अभी मेडिकल कॉलेज चला जाएगा। क्या चाहते हो फिर आप ऐसे? नहीं सर, मैं हमेशा से यही चाहा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूँ, बच्चे अपनी लाइफ में सफलता हासिल करें और खूब है ना सबका ही नाम हो। और मैंने अपने बच्चों को हमेशा सोशल मीडिया से और दूर रखा और उसको दूर रखने के लिए मैं खुद दूर रही। वरना बच्चे कभी ऐसे माँ अगर छोड़ देती है और उन्हें घर में मोबाइल नहीं दिखता है ना तो बच्चे लेते ही नहीं हैं। तो इनके लिए मैं हमेशा दूर रही मोबाइल से, टीवी से, या कोई कई रिश्तेदारों के इनके प्रोग्राम वगैरह होता था तब भी मैं वहाँ नहीं जाती थी, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो मेरे साथ बच्चे भी जाएंगे, उनका टाइम ख़राब होएगा। तो मैं हर चीज़ इनके लिए अवॉइड करती गई। बहुत कुर्बानी दी कभी आपने। है ना बाहर निकली नहीं इनके लिए। और बेटी को भी है ना मैं हमेशा लेके बैठती, उसे मोटिफाई करती। अगर कभी भी नंबर कम आ जाते तो उसको भी पढ़ाती। और उसके जाने के बाद फिर मैंने फाज को पढ़ाना चालू कर दिया। इसको मैं खुद बैठ के पढ़ाती 5-5 6 घंटे। जब भी मुझे टाइम मिलता ना काम वाम करके तो मैं इसको खुद लेके बैठती कि बच्चा कभी भी घबराए नहीं कि मैं अकेला हूँ या इसके दिल में कुछ आए नहीं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो मैं खुद इसको लेके बैठती कि क्यों नहीं होगा, अपन मेहनत करेंगे, अपन जीत हासिल करके ही रहेंगे। इनको तो कभी लग जाता था होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने कभी इनको हारने नहीं दिया। आपको क्या लगता था कि ये बच्चा है, ये इस तरह से इसकी नया पार लग जाएगी और ये 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, मैं खुद पढ़ाती थी सर इसको, मैं खुद इसको लेके बैठती थी, मैं खुद इसके क्वेश्चन लगाती थी। मैंने बायो पूरी इसको टिप्स पे रटा दी थी, क्वेश्चन करा करा के। तो मैं खुद इसको हमेशा मैं 4 या 5 घंटे इसको रोज़ देती, भले ही कितना भी कोई काम हो। और इसके लिए मैं कभी भी कोई प्रोग्राम में, कोई शादी में कहीं नहीं जाती थी। और ना मैं कभी अपने घर में मोबाइल रखती, ना कभी मैं मोबाइल में चलाती नहीं थी। सिर्फ फ़ोन करने वाला मोबाइल रखती थी ताकि किसी के फ़ोन आए तो उनसे बात कर ली। और उनसे भी मैं कभी भी बस कोई ज़रूरी बात होती ना उतनी ही करती, मैं किसी को न फ़ोन लगाती नहीं थी सामने से। पूरा समर्पण, सिंगल टारगेट कि बच्चों को सक्सेस करना है। हाँ, बस एक ही थी कि मुझे मेरे बच्चों को निकालना है इस नीट से और दोनों को ही डॉक्टर बनाना है। और इसी के फाज, आपको कभी लगा नंबर कम आते थे या जो संघर्ष था उसके दौरान कि रहने देते हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, MBBS के अलावा कोई समकक्ष डिग्री कर लेंगे, ऐसा सोचा कभी? MBBS के अलावा कोई डिग्री कर लेंगे ये तो काफ़ी कम ही आता था दिमाग में। लेकिन कभी पेपर ख़राब हो जाता, नंबर कम आते थे तो मम्मी को बोलता था, मम्मी ऐसी बात है, नंबर ख़राब आए, डिमोटिवेट फील हो रहा है। तो मम्मी फिर से मोटिवेट करती थी, नहीं बेटा करना है, तेरे को टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस में। खूब डांस करी PCP में, बहुत बेहतरीन माहौल बन गया था 17 तारीख को। जी सही बात है। और जब भी है ना PCP के मतलब मेरे को अगर कुछ डाउट होता
या कुछ और होता तो मैं पीसीबी के टीचरों की हेल्प लेती, और वो मेरे लिए हमेशा खड़े ही रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि नीज़ा को भी इसने बहुत ऐसे लेके चल रही है और फास्को का भी बहुत ये ध्यान रख रही है। तो उन्हें एकदम से था कि नहीं, ये अपने दोनों बच्चों को निकाल ही देगी। तो वो हमेशा ना, जब भी मैं उनसे कुछ चीज़ पूछती, कभी भी उन्हें फ़ोन करती, तो वो इन टू एंड मुझे रिप्लाई करते कि आप ऐसा करो, हम ऐसे पेपर आपको दे देंगे और इसको तैयारी कराओ। तो मैं उनसे बार बार है ना कॉन्टेक्ट में रहती, मैं फिर वहाँ से पेपर लाती, इसको और करवाती। तो मैंने इसको बहुत पेपर लगवाए, प्रैक्टिस बहुत करवाई मैंने इसको प्रैक्टिस। हम माँ और बेटा रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। हम सुबह कभी 3:30 बजे उठ जाते हैं, कभी 4 बजे उठ जाते, और उठ के हम प्रैक्टिस में लग जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। जब तक ये कोचिंग नहीं जाता था, मैं इसको क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करवाती थी। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तीनों के मैं इक्वल कर रखे थे कि 2 घंटा आप उनको फिजिक्स का देना है, 2 घंटा आप उनको केमिस्ट्री का देना है, 2 या 3 घंटे भाई बायो, बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है। तो मैं ना उसको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देते थे, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट है और बायो ही सिलेक्शन करवाती है। इसलिए मैंने उसको पूरी बायो टिप्स पे रटवा दी थी कि कहीं से भी कोई चीज़ अपनी छूटनी नहीं चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि नाश्ते में बायो, खाने में फिजिक्स और डिनर में केमिस्ट्री, ये भी हुआ था क्या? नहीं सर, ये तो नहीं हुआ था। बीच में इसको ऐसा मतलब पूरा मैं काम भी करती घर का और इनका सबका ध्यान भी रखती। उसके अलावा जितना मुझे टाइम मिलता ना, मैं सारा फाज को देती, पूरा टाइम। नहीं, एक रियल बात बताओ, 2 टाबर है, एक मेडिकल कॉलेज से MBBS कर ली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हाँ सर। दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है, क्या खिलाते हो आप इनको घर पे? खिलाती कुछ नहीं थी सर, वो मैं इनके पीछे ही लगी रहती थी कि मैं इनका मैंने फास्ट का तो मतलब नीजा से भी ज़्यादा मैंने फास्ट का ध्यान रखा। नीजा खुद थोड़ी सी वो थी जो खुद अपने आप को संभाले, लेकिन जैसे सुनेगी वो, देख लेना वीडियो में, सुन लेगी वो। हाँ, और नीजा खुद अपने आप को ऐसे मतलब कर लेती थी, उसका ध्यान मैंने खूब रखा। उसको भी मैंने प्रैक्टिस करवाती, वो कभी भी अगर ऐसे उदास होती तो मैं उसको समझाती, उन बच्चों को मैं मोटिवेट करती, इनके साथ में खड़ी रही, इनको अकेला कभी नहीं छोड़ा कि नहीं आज नंबर कम नहीं है तो क्या हुआ, कल अपन फिर देंगे, फिर और ज़्यादा आ जाएंगे। और सही होता है, ये वापस दोबारा देते हैं, पेपर में बच्चा अच्छा करके आता तो उसको और थोड़ी हिम्मत मिल जाती। कभी मैंने इनको ये नहीं कहा कि नहीं होगा, रहने दे। मैंने हमेशा इनको हिम्मत दी, बच्ची को भी हिम्मत दी और इसको भी हिम्मत दी, और साथ दिया पीसीबी के टीचरों ने मेरा बहुत है ना रिस्पेक्ट भी करते थे। और जब भी मैं कभी जाती थी कि मुझे ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प चाहिए, तो वो हमेशा मेरे लिए खड़े ही रहते थे। उनको ये हमेशा था कि ये है ना, ये मम्मी ऐसी है कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, तो है ना वो कभी भी है ना मेरे को मना नहीं करते थे। वो हमेशा मेरे आप ऐसे पढ़ाइए, आप ऐसे तैयारी करवाइए। देखिए हम भी इधर करवाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स साथ देना तो और अच्छा बच्चे के लिए हो जाता है। तो मेरे आप भी मेहनत करते हो खूब, लेकिन इसके पीछे मैं भी खूब मेहनत करूँगी, दोनों मेहनत करेंगे तभी बच्चा जीत पाता है। ऐसा नहीं होता है कि बस पीसीबी पढ़ा रही है तो मतलब पेरेंट्स बच्चों को कोचिंग के हवाले ही कर दें, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के साथ खड़े होइए। हर बच्चा होशियार नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को होशियार कर देते हैं। उनके साथ अगर खड़े होते हैं ना तो बच्चा अपने आप होशियार हो जाता है, उसे एक हिम्मत सी मिल जाती है कि नहीं मेरी मम्मी मेरे साथ है, फिर मुझे और क्या चाहिए। जरा तुम भी साथ दो तो और बात है, जरा मैं भी साथ दूं तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आपका, अभिभावकों का और पीसीबी का, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार था। दोनों का साथ होता है ना तभी बच्चा सक्सेस होता है। बच्चा खुद भी मेहनत करता है, लेकिन ये नीट ऐसा एग्ज़ाम है, कई बार वो खुद टूट जाता है कि मैं कैसे करूँगा। कभी कभी क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे पढ़ते हैं ना वही समझ पाते हैं इस सिलेबस को। और मैंने क्या फाज के साथ इस सिलेबस को पूरा पढ़ा है, इसलिए मैं जानती हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ बैठिए। उनको अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें करवाइए, वो अपने आप करेंगे।
लेकिन पेरेंट्स का साथ मिल जाता है ना तो बच्चों को एक हिम्मत सी मिल जाती है कि नहीं, मैं इसके साथ 5-5 घंटे बैठी रहती थी। जब मैं बैठती थी ना तो ये कभी निराश नहीं होता, ये यही सोचता हाँ मेरी मम्मी करवा रही है ना मेरे को, मैं सब कर लूँगा। और एक वही बात और हुआ। बता दीजिए आप, गार्जियंस की मैक्सिमम की और अपनी कम्युनिटी में और ज़्यादा यही शिकायत है कि हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बच्चे हमारे नहीं पढ़ रहे, क्या करें? बच्चे पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन वो गार्जियन है ना सही ध्यान नहीं देते। अब एक मम्मी खुद मोबाइल चलाएगी तो वो बच्चा कितने दिन दूर रहेगा, वो बच्चा दूर नहीं रह पाता है। मम्मियाँ पूरा मान जाएगी कि हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया रुखसाना ने। मोबाइल साहब पूरा मोहल्ला मेरा ये जानता है कि इसके पास मतलब घर में ऐसी कोई कमी नहीं है कि मैं मोबाइल नहीं खरीद सकती, मैं भी स्मार्टफोन खरीद सकती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों के लिए नहीं खरीदा। रखते ही नहीं थे आप? रखते ही नहीं थे, मेरे घर में था ही नहीं, स्मार्टफोन नहीं था मेरे घर में। न मोबाइल रखा न टीवी लगाया, अभी लगाया ये? नहीं टीवी था हाँ। लेकिन इसमें कभी भी 5 साल से हमने रिचार्ज खाली नहीं था कराया, ये। अभी भी ऐसे ही पड़ा है, रिचार्ज नहीं करवाया मैंने। क्या बात 5 है। साल तक था मेरे पास, ये एलईडी है, लेकिन 5 साल मैंने रिचार्ज नहीं भरवाया। अगर मैंने अपने आप को मारा ना तो मेरे बच्चे ने अपने आप ही देख लिया कि नहीं हमारी मम्मी अकेली घर में रह के कभी टीवी नहीं चलाती है, और क्यों नहीं चलाती है, वो हमारे लिए नहीं चलाती है। तो बच्चों की कभी हिम्मत ही नहीं हुई ऐसा कि हम भी ला मोबाइल ले लें, टीवी ले लें। क्यों बच्चों को हमेशा मैंने यही रिक्वायरमेंट दिया घर में कि बस बेटा अपन को ये कामयाबी चाहिए, उसके बाद तो ये सब चीज़ें मिल ही जाएगी, सब बिल्कुल। चीज़ हो जाएगी, टीवी भी हो जाएगा, तुम्हारे पास स्मार्ट बढ़िया से बढ़िया फ़ोन हो जाएंगे, 1-1 लाख के फ़ोन हो जाएंगे। लेकिन एक बार ये सक्सेस हाथ आ गई ना तो पूरी लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। काबिले तारीफ रुखसाना जाटू, आप भावी डॉक्टर मोहम्मद फाज और मौजूदा डॉक्टर निजा जाटू की मदर हैं, और इनको सुनकर मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ। आज हम मरहूम सिराज अहमद साहब जाटू के घर पे हैं। उनके साहबजादे जनाब मोहम्मद इसाक जाटू के साहबजादे यानी सिराज अहमद साहब के पोते जनाब मोहम्मद फाज जाटू ने 2026 में नीट क्लियर किया है, और इनकी बड़ी बहन निजा जाटू नीट विनर है 2021 की। और दोनों बच्चों ने पीसीबी में अध्ययन करते हुए, एक ने कक्षा 12 के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में और एक ने कक्षा 12 के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह बनाई है। दोनों बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो गार्जियन अपनी बच्चों की सक्सेस को लेकर रियल में सीरियस हैं, गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं, वो आज के रुखसाना जाटू के इंटरव्यू को देख लें। निश्चित रूप से आपके जितने सवाल थे, जितनी समस्याएं थी, वो सारी की सारी हल हो जाएंगी अगर आप उनको हल करना चाहते हैं। तो कोई बात तो जनाब मोहम्मद इसाक जाटू साहब से हम जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों की जो जर्नी वो कैसे रही, और अन्य अभिभावकों को क्या करना चाहिए इस मुकाम तक आने के लिए, अपने बच्चों के बारे में वो क्या फील करते हैं और कम्युनिटी को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जनाब मोहम्मद इसाक जाटू साहब, वेलकम। जी सर, मैं इसाक जाटू, एप्पल हॉस्पिटल सीकर। सर बड़ी खुशी की बात है कि 2021 में मेरी बेटी का जो है विद 12 सिलेक्शन होने के बाद में निजा का, और उसकी MBBS कंप्लीट होने के बाद में 22 साल की उम्र में उसने MBBS कंप्लीट किया। आज वो सिविल हॉस्पिटल बेलगांव कर्नाटक में अपनी इंटर्नशिप कर रही है। उसके बाद में 2026 में मेरे बेटे मोहम्मद फाज जाटू, जिसने कि 636 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 720, और उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक जो है 2700 है। 22 लाख बच्चों में से 2700 की AIR लाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा सर समाज के लोगों से एक ही मैसेज है कि आप अगर चाहें तो आपको मंजिल ज़रूर मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेक्रीफाइस, उसके लिए आपको करना पड़ेगा फोकस अप्रोच। जैसे आप अभी देख रहे थे, मेरी वाइफ जो है उसने आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मेरी वाइफ जो है 2021 से ही, यानी उसके पहले से ही, यानी लास्ट 5 ईयर से उसने मल्टीमीडिया फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन यूज ही नहीं किया। घर के अंदर कीपैड फ़ोन ऑलवेज उसने रखा है, और घर के अंदर कोई LED नहीं है, कोई TV नहीं है। तो उसने क्या कि घर के एनवायरनमेंट को समझा, बच्चों की फीलिंग को समझा कि अगर मैं मल्टीमीडिया फ़ोन यूज़ करूँगी, मैं अगर सोशल मीडिया पे लगी रहूँगी, मैं सारा दिन रील देखती रहूँगी, तो मैं मेरे बच्चों को कैसे संभालूँगी। बच्चों का भी फिर फीलिंग्स आएगी, नहीं हम भी देखें, हम भी सोशल मीडिया को पे जाएँ, हम रील देखें। तो मेरी वाइफ ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है
इसी के लिए कि अपन को सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो मेरा पहला मैसेज जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से, बेसिकली उनकी मदर से, क्योंकि बच्चा घर में रहता है, घर में मदर रहती है मैक्सिमम टाइम पर, तो मदर अगर सोशल मीडिया से दूर रहेगी तो बच्चे भी सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। तो सर फर्स्ट मैसेज यही है कि सोशल मीडिया से दूरी अख्तियार करें। दूसरा, आपकी कोचिंग कहाँ है, आप कौन सी कोचिंग में बच्चों को भेज रहे हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। जैसे प्रिंस है, प्रिंस जो है सर वो मेरे परिवार के लिए, जाटू फैमिली के लिए डॉक्टर फैक्ट्री साबित हुई है। कैसे? क्योंकि सर 2 ही बच्चे थे, दोनों का ओनली बिकॉज ऑफ प्रिंस दोनों बच्चों ने नीट करेक्ट किया है। तो सर मैं बोल सकता हूँ कि प्रिंस जो है वो मेरे परिवार के लिए डॉक्टर फैक्ट्री है। बेटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है और बेटे ने अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इसको भी एम्स मिलेगा इंशाल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में 20 एम्स हैं, उसमें से इसको बहुत अच्छा एम्स मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरे समाज के लोगों से यही एक अपील है, मुद्दवाना गुजारिश है कि आप भी कुछ अपने लेवल पे सेक्रीफाइस करें, बच्चों को मोटिवेट करें, फोकस अप्रोच रखें, प्लस बच्चा जहाँ पर आपका पढ़ रहा है वहाँ पर आप कम्प्लीटली फॉलोअप रखें, वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उनके कांटेक्ट में रहें, प्लस उनका क्या शेड्यूल है उसको आप फॉलो करें। हो सकता है ये बहुत टफ़ कंपटीशन है, तो उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आप बच्चों को कैसे संभाल पाते हैं। सपोज़ उसने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई टेस्ट दिया, उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो ये मदर की और फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को डीमोरलाइज नहीं होने दें। यही मेरा समाज के लोगों से अपील है। नंबर 1 सोशल मीडिया से दूरी, नंबर 2 फोकस अप्रोच, नंबर 3 ऑलवेज कीप मोटिवेशन टू योर चाइल्ड। आज इंस्टा का ज़माना है, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट और पता नहीं कितनी तरह की चीज़ें आ गई। उनसे कैसे बच सकता है इंसान? जी नहीं करता, मन नहीं करता, फ्रेंड्स सर्किल पूरा चलाता है आपका इसको, और आप इससे दूर रह गए। फादर साहब का मोबाइल तो था ही, कभी ना कभी हाथ आता ही था, लेकिन वही मोबाइल से बचना कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो बहुत है आज के टाइम पे। उससे मतलब काफ़ी तरीके हैं, लेकिन प्रिवेंशन के कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें लोग ही ऐसे रखो कि एकदम सीरियस हो सिलेक्शन के लिए, तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे फिर कि फ़ोन पे क्या चल रहा है आजकल, इंटरनेट पे क्या चल रहा है। अपने फ्रेंड सर्कल को ऐसे ही बना लो, और ख़ुद के मन में भी रखो ऐसे कि नहीं मेरे को सिलेक्शन करना है, मेरे को फ़ोन नहीं देखना, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में बैठे रहेंगे, फिर क्या काम है फ़ोन लेके। और घर में मान लो घर में किसी का भी फ़ोन हो, पापा का फ़ोन हो, मम्मी का फ़ोन हो, उससे बस जितना हो सके उतना दूरी मेंटेन करने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं देखें। मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डाउट है, आप सोचो नेट पे देख लेता हूँ, लेकिन नेट पे उस टाइम पे नहीं देखना है, आपको अपने टीचर से जाके पूछना है। टीचर जिस तरीके से समझा सकता है उतना फ़ोन नहीं समझा पाएगा आपको। आप फ़ोन में कुछ देखने जाओगे, आप कहीं का कहीं चले जाओगे, आपको ही नहीं पता चलेगा, तो पता ही नहीं चलेगा। सही बात है। आप काफ़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो फ़ोन से। तो आज के टाइम में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना प्रिवेंशन कर सकते हो फ़ोन से। क्रिकेट से कैसे बचें? क्रिकेट का शौक बहुत चलन है क्रिकेट का। क्रिकेट का तो देखो मेरे को तो शौक था नहीं कभी। नया खेलना तो देखना है, IPL देखना, वनडे देखना, टेस्ट देखना, इंटरनेशनल देखना, और यहाँ के ग्राउंड्स तो हमसे ही आबाद है सारे के सारे है, लेकिन इतना मेरे को क्रिकेट का आइडिया नहीं है। इस पे खेल वाले पे आप क्या कह रहे हो मैडम? सर खेल के लिए मैंने मतलब ये छोटा था तब इसको भेजती थी खेलने के लिए, लेकिन अपना मतलब मोहल्ले के लड़के अच्छे नहीं थे तो कभी भी मैंने इसको बाहर निकाला ही नहीं। ना कभी मैं खुद निकलती, ना मैं इसको कभी निकलने देती। और दूसरा ये टीवी पे देखता तो मैं कभी टीवी बढ़ाती नहीं थी। पिछले 5-6 साल से हमारा तो टीवी बंद था, तो इसको कभी शौक ही नहीं हुआ, और मैंने कभी इसको है ना ऐसे शौक डाले भी नहीं। क्योंकि बच्चा एक बार इन शौकों में पड़ जाता है ना, तो अपना क्या एग्जीक्यूटिव है, क्या सपने हैं, उन सबको भूल जाता है बच्चा, वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। और अपना कोई क्रिकेट में अपन को कोई जीत तो अपन को हासिल करनी नहीं है, क्रिकेटर अपन को बनना नहीं है। जब अपन को डॉक्टर बनना है तो अपन को सारी NCERT फॉलो करनी है, ना कि मैच देखना है। इसलिए मैंने हमेशा इसको दूर रखा, मैंने कभी इसको देखने ही नहीं दिया ताकि इसको शौक पड़े। मैं निशब्द हूँ आज इन तीनों किरदारों को सुनकर। तीनों
आज बेटी इनकी जो बहुत दूर है कर्नाटका से, और मैंने यहाँ आने से 15 मिनट पहले ही कॉल किया है। जी सर। तो मोहम्मद इसाक जाटू साहब है, इनको और इनकी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने हमें टाइम दिया। तो उस गुड़िया से भी कभी बात करेंगे। तीनों किरदार ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, और मैं तो जितने कोचिंग वाले हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार बच्चों के मोटिवेशन के लिए रुखसाना जाटू को आप ज़रूर बुला लें। जिस अंदाज से मोटिवेट करते हैं, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है, मैं तो ये भी इनको सजेस्ट करूंगा कि एक एग्ज़ाम तो आपको भी देना चाहिए नीट का, जो आपको टिप्स पर हो गया है। इन पर भी ले, जब इनकी बात हो रही है सारी चीज़ें आपकी टिप्स पर हो गई है। बातें बहुत की जा सकती है, ऐसे मन कर रहा है कि बातें करते जाएं, लेकिन वक्त की अपनी सीमाएं हैं। संक्षेप में हर किरदार से हम सबक हासिल कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं, और एक रास्ता देख सकते हैं कि हमें किस रास्ते पे चलते हुए सक्सेस हासिल करनी है। चाहे वो सक्सेस किसी भी फील्ड की हो, कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। वो दर्द सहन करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, और दर्द सहन करने वालों की तादाद बहुत कम होती है, इसलिए कामयाबी कम लोगों के बीच रहना पसंद करती है। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।